पुष्कर सोच रहा था इन दोनों ही अलग ग्रुप की अलग अलग ताकतें हैं। अगर स्पेशल टीम के मेंबर्स को और डार्क लिस्ट के मेंबर्स को आमने सामने लड़ा दिया जाए तो डार्क लिस्ट जरूर स्पेशल टीम के मेंबर्स से हार जाएगी। उसके अलावा स्पेशल टीम के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भी है। हालांकि अगर स्पेशल टीम के मेंबर्स और डार्क लिस्ट के मेंबर्स को किसी शहर में छोड़ दिया जाए और 1 महीने तक उन्हें लड़ने दिया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि डार्क लिस्ट वाले जिंदा बचेंगे। ये सब सोचते हुए पुष्कर अपनी टीम को लेकर तेजी से जंगलों के बीच में से आगे बढ़ रहा था। जल्दी ही पुष्कर एक गांव के पास पहुंच गया। गांव में कई सारे एथनिक माइनॉरिटी वाले लोग रहते थे जिनके रहन सहन और कपड़े शहर में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग थे। अमान ने कहा, चीफ इंस्पेक्टर, हमें इस गांव को छोड़ते हुए बगल से निकल जाना चाहिए। मैंने सुना है कि ये खतरनाक लोग हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये लोग किस तरह की शक्तियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि पॉइजनस सांपों और बिच्छुओं को भी पालते हैं और उन्हें पूरे साल भर अपने घर में ही रखते हैं। बॉर्डर आर्मी के लोग इनसे थोड़ी बहुत डील करते हैं, लेकिन वो केवल इनसे दवाइयां खरीदते हैं। इन गांव के लोगों को पहाड़ी के ऊपर मौजूद दवाइयों की भी अच्छी खासी जानकारी है और ये लोग बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, इसलिए बॉर्डर आर्मी के लोगों को उनकी दवाइयां पसंद आती हैं। पुष्कर भी इस वक्त फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, हम गांव के बगल से होकर गुजर जाते हैं। भले इस वक्त स्पेशल टीम के सभी लोगों के पास हथियार थे। भालू के कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था, लेकिन पुष्कर नहीं चाहता था कि वो बेकार में यहां का माहौल खराब करे। लगभग 2 घंटे चलने के बाद पुष्कर को एक टूटी हुई पहाड़ी दूर से दिख गई। उस पहाड़ी के टूटने की वजह से ही वह प्राचीन मंदिर सामने निकल कर आ गया था। पुष्कर ने एक नजर देखते ही कहा, इस प्राचीन मंदिर का एंट्रेंस इस लोकेशन पर नहीं होना चाहिए। सागर ने जवाब दिया, बॉस, क्या आपको मंदिर के वास्तुशास्त्र के बारे में पता है? सागर की नजरों में तो पुष्कर जरूर गुगू फैमिली का कोई ताकतवर इंसान था। गुगू फैमिली के लोग भविष्य की रेखाएं देखने, वास्तुशास्त्र और तरह तरह की विद्या में माहिर थे। पुष्कर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वास्तुशास्त्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जरूर यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते। पुष्कर को मन ही मन में अंदेशा हो रहा था कि जरूर इस जगह पर कुछ गड़बड़ी। अगले ही पल पुष्कर लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर के एंट्रेंस के बाद पुष्कर ने देखा कि 2 बड़े प्राचीन स्तंभ दिख रहे हैं और उन पर थोड़े बहुत क्रैक्स भी पड़ चुके हैं। पुष्कर ने कहा, लगता है कि यहां पर जरूर कोई बड़ा इंपैक्ट हुआ होगा। तभी एक टीम मेंबर ने कहा, बॉस, हीट डिटेक्शन में कुछ नहीं निकला और यहां की हवा भी बिल्कुल नॉर्मल है। यहां से अंदर जाना सेफ होगा। यह कहने के बाद वह सभी लोग पुष्कर के ऑर्डर का इंतजार करने लगे। पुष्कर भी यह बात समझ चुका था, इसलिए वो धीमे से मुस्कुराया और उसने अमान की तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो। ऑर्डर पाते ही अमान ने तुरंत बाकी टीम मेंबर्स को साथ में लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ सोनाली अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रही थी, जो कि पुष्कर की टीम से काफी पहले बेस से निकल चुकी थी। सोनाली की टीम में लगभग 30 लोग थे और उनका क्लियर गोल था कि उन्हें आतंकवादियों से बातचीत करनी है। उन गहरी पहाड़ियों के अंदर बॉर्डर के पास गुम जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आखिरकार एक तेज आवाज को सुनने के बाद सोनाली की टीम को सही रास्ता मिल गया। लगभग 1 घंटे तक जंगलों पहाड़ों के बीच में से आगे बढ़ने के बाद अचानक ही सोनाली ने देखा कि एक गांव के अंदर कई सारे आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। तभी एक और आदमी युवान ने धीरे से अपनी हैट को पकड़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर, हमें क्या करना चाहिए? सोनाली ने तुरंत जवाब दिया, वहां नीचे हमारे देश ही गांव है, इसलिए हमें वहां जाना ही होगा। पहले बाइनोकुलर से देखकर तुम ये काउंट कर लो कि वहां कितने आतंकवादी घुसे हुए हैं। बाइनोकुलर से देखने पर सोनाली को पता चला कि नीचे घाटी में मौजूद गांव के सामने का एंट्रेंस एक गुफा की शेप में बना हुआ है और उस गांव के अंदर कई सारे विदेशी आतंकवादी घुसे हुए हैं। कई सारे गांव वाले उन आतंकवादियों से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके हथियारों को देखकर वो चुप रह गए थे। तभी युवान ने कहा, क्या उन लोगों को गांव के अंदर कुछ मिल गया है? लेकिन उस प्राचीन मंदिर का एंट्रेंस तो यहां पर नहीं है। सोनाली ने जवाब दिया, नीचे चलकर देखते हैं। टीम मेंबर्स तुरंत बहुत ही केयरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। सोनाली अच्छी तरह जानती थी कि अगर आतंकवादियों से उनका आमना सामना हो गया तो जरूर गोलीबारी होगी, जिसकी वजह से पड़ोस के देश के साथ उनके संबंध और भी खराब हो सकते थे और एक बड़ा युद्ध भी हो सकता था। तभी एक आतंकवादी ने पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर आ रही स्पेशल फोर्सेस के लोगों को नोटिस कर लिया और बोले, वो देखो, आर्मी के लोग आ रहे हैं। उन आतंकवादियों के लीडर को सभी लोग चाचा कहकर बुला रहे थे। सभी आतंकवादी बॉर्डर के एरिया से ही बार बार भारत में घुसपैठ करते रहते थे, इसलिए उन्होंने बॉर्डर पर रहने वाले गांव वालों की भाषा भी सीख ली थी, जो कि एग्जैक्टली हिंदी नहीं थी, लेकिन मतलब समझ में आ जाता था। आतंकवादियों का लीडर चाचा स्पेशल फोर्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा और आगे बढ़कर दूर से सोनाली को ग्रीट करते हुए बोला, तुम्हारी इंडियन आर्मी यहां क्या कर रही है? ये हमारा देश है।
इस गांव के लोग मानते थे कि गांव के बीच में बह रही नदी ही नेशनल बॉर्डर है, लेकिन उस नदी के दोनों तरफ ही गांव बसा हुआ था। शायद यही कारण था कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बॉर्डर हो चुका था। यहां तक कि कई सारे गांव वाले तो ऐसे भी थे जिनके पास भारत का और पड़ोसी देश का दोनों का ही आईडी कार्ड बना हुआ था, इसलिए वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे। जब चाचा ने खूबसूरत सोनाली को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह सीटी बजाते हुए बोला, क्या माल है, वेलकम, हमारे देश में आपका वेलकम। जैसी सोनाली उस गांव में पहुंची उसने तुरंत गांव वालों से पूछा कि वहां क्या चल रहा है। गांव के लोग स्पेशल फोर्स वालों को अच्छी तरह पहचानते। देखिए, ये लोग पता नहीं कहां से आ गए और जिस खजाने को हम अपनी कई पीढ़ियों से बचाते आए हैं, इन लोगों ने उसे ढूंढ लिया है। आप लोग जल्दी से इन सबको यहां से भगा दो। अगर हमारे पहाड़ के देवता नाराज हो गए तो हम सब मारे जाएंगे। तभी गांव का दूसरा आदमी बोला, बहुत अच्छा हुआ कि हमारी सेना के लोग आ ही गए। आप लोग इनको मारकर भगाओ, हम आपका साथ देंगे। हमारे पुरखे कई पीढ़ियों से इस गांव में रह रहे हैं और इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। हथियार चलाने में हम किसी भी तरह से कम नहीं हैं। हम इस लड़ाई में आपकी पूरी मदद करेंगे। सोनाली ये सुनकर मुस्कुराई और उसने कहा, आप लोग चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ना हमारा काम है, वो हम खुद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उस गांव के अंदर इस वक्त लगभग 1000 से भी ज्यादा आतंकवादियों की सेना घुस चुकी थी और स्पेशल फोर्सेस के पास केवल 30 ही लोग थे। सोनाली ने चाचा को वार्निंग देते हुए कहा, तुम लोग भारत के बॉर्डर के अंदर आ गए हो, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दे रही हूं, जल्दी से यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी इस हरकत को हम इन्वेजन के तौर पर देखेंगे। इस वक्त सोनाली नदी के एक छोर पर खड़ी थी और नदी के दूसरे छोर पर वो सभी आतंकवादी जमा हुए थे। नदी के पार खड़े लोगों में कई सारे लोग देखने में बिल्कुल भारतीय लग रहे थे और कई सारे दूसरे देश के, लेकिन उन सभी लोगों के शरीर पर अजीब पैटर्न के टैटू बने हुए थे। सोनाली जानती थी कि वह टैटूज कोई मामूली टैटू नहीं थे। उन सभी लोगों को देखने से साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर में से एक अजीब तरह का ऑरा निकल रहा है। तभी आतंकवादियों का लीडर चाचा बोला, तुम लोग इंडियन स्पेशल फोर्सेस के हो ना, ये देखो मरने के लिए, और बेवकूफ यहां चले आए। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स ने बात सुनी वो तुरंत समझ गए कि पहले आए हुए स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स के साथ जरूर इन्हीं आतंकवादियों ने कुछ किया है। सोनाली ने किसी तरह शांत रहते हुए तुरंत युवान से पुष्कर को इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया। अगर इस वक्त पुष्कर यहां मौजूद होता तो सोनाली को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता, क्योंकि इस वक्त उसके सामने हजारों आतंकवादी खड़े थे और उनके पास बहुत खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सोनाली ने सोचा, पुष्कर जैसे ताकतवर आदमी के बिना अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो हमारे लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। सोनाली आतंकवादियों से बोली, लगता है कि तुम मेरी स्पेशल टीम के मेंबर्स की ताकत का स्वाद चख चुके हो। हमारी ताकत को जानने के बाद तुम सब क्यों अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो? तुम्हें भारत से नहीं टकराना चाहिए। इस वक्त सोनाली के शरीर से जो ऑरा निकल रहा था उसकी वजह से आतंकवादियों के दिल में भी एक घबराहट जाग रही थी। सामने से चाचा जोर से हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्पेशल टीम वाले कितने ताकतवर हैं। तुम्हारी स्पेशल टीम के एक मेंबर से मैं सबसे पहले 8 साल पहले लड़ा था। उस वक्त तुम्हारी टीम के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन 2 दिन पहले जो तुम्हारी टीम के मेंबर्स आए थे उनकी ताकत को देखकर मैं समझ चुका हूं कि तुम अब बहुत कमजोर हो चुके हो और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सब सुनकर सोनाली को बहुत गुस्सा आया और वो नदी के पानी में पैर रखते हुए बोली, तुमने मेरी टीम के मेंबर्स के साथ क्या किया? जैसे सोनाली ने अपना पैर आगे बढ़ाया था तुरंत ही आतंकवादियों ने अपने हथियार हवा में उठा लिए और सोनाली की तरफ निशाना लगाने लगे। अचानक ही एक पल के अंदर सोनाली के शरीर के ऊपर 100 से भी ज्यादा इंफ्रारेड लेजर निशान लग गए। स्पेशल टीम के मेंबर्स ने भी तुरंत रिएक्ट किया और उन्होंने अपने हथियार आतंकवादियों पर तान। स्पेशल टीम के कुछ मेंबर्स जो तंत्र विद्या और प्राचीन शक्तियों की भी ट्रेनिंग किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मैजिकल वेपन्स बाहर निकाल लिए। नदी के दोनों तरफ मौजूद गांव वाले ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान हो गए और तुरंत दौड़कर अपने घरों और चट्टानों के पीछे छुप गए। कुछ लोग अपने खेत में इस्तेमाल होने वाले हथियार निकालकर सतर्क हो गए और बच्चों और औरतों को छुपा दिया। इस पल पूरी घाटी में भयंकर टेंशन का माहौल हो गया था और हवा में गन पाउडर की खुशबू महकने लगी थी। बैकग्राउंड में एक बच्चा रो रहा था। इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी। धीरे धीरे सोनाली के शरीर के चारों तरफ का ऑरा बहुत ताकतवर होने लगा। इस वक्त तंत्र शक्ति की दुनिया में सोनाली जिस लेवल पर पहुंच गई थी उसे गोलियों की बिल्कुल चिंता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादियों के पास कई सारे हैवी वेपन्स थे और वैसे भी अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके सोनाली केवल अपने आप को ही बचा सकती थी। सोनाली सोच रही थी, अगर यहां पर लड़ाई हो गई
तो मेरी टीम के जो वीक मेंबर्स हैं उनका क्या होगा? इसके अलावा नदी के दोनों तरफ मासूम गांव वाले भी हैं। अगर एक बार गोली चल गई और दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया तो ये लोग तो मारे जाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस वक्त कई सारी इनविजिबल चेन सोनाली को हमला करने से रोक रही थी। तभी चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम आगे ना बढ़ो। अगर एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो मैं भी अपने आदमियों को रोक नहीं पाऊंगा। हालांकि बाहर से तो चाचा अपने आप को बहुत शान दिखा रहा था, लेकिन मन ही मन में वह भी डरा हुआ था और सोच रहा था कि अगर एक बार लड़ाई हुई तो स्पेशल टीम के लोग भले ही कम हैं, लेकिन वो कम से कम मेरे आधे लोगों को जान से मार डालेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत बुरा भी होगा। इसके अलावा अगर हमने इंडिया के स्पेशल फोर्सेस से लोगों को मार दिया तो हमें उसका बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतना होगा। क्या सोनाली सच में आतंकवादियों पर हमला कर देगी? इस लड़ाई में मासूम गांव वालों का क्या होगा? क्या युवान पुष्कर को कांटेक्ट कर पाएगा? क्या पुष्कर सही समय पर सोनाली की मदद करने आ जाएगा? पुष्कर को प्राचीन मंदिर में क्या मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।